हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। यस, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा टाइटल के ऊपर में फोकस करना चाहता हूं। क्या बोला उन्होंने? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। यस, इसका मतलब ये इस चैप्टर में प्लांट्स के लोअर और हायर प्लांट्स, दैट मीन्स लोअर से लेके हायर तक अगर बात करता हूं मैं तो अलगा है, ब्रायोफाइटा, ध्यान दो बच्चों, ब्रायोफाइटा, यस, टेरिडोफाइटा, यस, जिम्नोस्पर्म, यस, एंजियोस्पर्म, यस, ये प्लांट्स है इतने। तो क्या सभी का रिप्रोडक्शन बोला है? ये आपका, आप ये लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, अलगा से एंजियोस्पर्म की तरफ। तो क्या अलगा का रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइटा का रिप्रोडक्शन, जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन, सभी के रिप्रोडक्शन को क्या डिटेल में उन्होंने बोला है? और मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि प्लांट किंगडम के इन सभी डिविजन्स में को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यस, तो क्या हम अलगाय का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सब का देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर मैं असेक्सुअल की भी अगर बात करता हूं तो क्या हम असेक्सुअल भी सभी का देख रहे हैं? नहीं। तो भाई टाइटल ऐसा क्यों दिया? आप बोलो ना सीधा सीधा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, बराबर। वैसे भी आपने एंजियोस्पर्म के अलावा इस चैप्टर में बोला भी नहीं है, और उसमें भी आपने एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहां बोला है। समझे क्या बच्चों? यस, इसलिए टाइटल को सुन के आप अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ आप ये समझो कि इस चैप्टर में आप लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो। यस, हाँ, पर उससे पहले जनरलाइज रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है, बराबर। और फिर जनरलाइज रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। कौन से? असेक्सुअल और सेक्सुअल, बराबर। तो हम लोग पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स उस पर बात करेंगे, ठीक है? यस, और फिर अगेन वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, वो भी एंजियोस्पर्म में, ठीक है? तो चलो, ये तो था थोड़ा टाइटल के बारे में, इसलिए आप ये समझ के चलो कि आप एंजियोस्पर्म का ही रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। पर उससे पहले एक जनरलाइज रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है ये आपके स्टेट बोर्ड के बुक के पॉइंट ही है। यस, तो ये जो मेरी पहली स्लाइड है इसमें इंट्रोडक्शन, यस, जो आपके पेज नंबर 1 पे जो टॉपिक 1.1 के पहले जो थोड़ा बातें बोली है ना, टॉपिक 1.1 के पहले, यस, उसके पहले जो वो कुछ लिखा हुआ है ना, बराबर, हाँ, वो है ये सारे पॉइंट। बिल्कुल मैंने क्या सिर्फ उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए। तो चलो, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, बराबर। फिर से पढ़ रहा हूं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, एक्चुअली में रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है ये बताना चाहता है। तो अगर एक सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने भी वही बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, मतलब जैसे कि सपोज कौन सा ऑर्गेनिज्म लेता हूं, चलो मैंगो ट्री ले रहा हूं मैं, मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री से मैंगो सीड और इस मैंगो सीड से मैंगो प्लांट। तो वो जो मैंगो प्लांट जो आएगा, ध्यान दो बच्चों, अब आम का मौसम चल रहा है ना, इसलिए मैंगो की बात चल रही है, मैंगो प्लांट। तो ये मैंगो प्लांट इस मैंगो ट्री का बच्चा है और वो दोनों आपस में कैसे सिमिलर है। ऑब्वियसली
आम के पेड़ से आम की ही बात हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? आम के पेड़ में जामुन नहीं लगने वाले, यस, या जामुन के पेड़ में पपीता नहीं लगने वाले, यस, दैट इज जो लाइफ का सिंपल रूल है, लाइक बी गेट लाइक, यस, लाइक बी गेट लाइक, दैट इज आम के पेड़ से आम, मतलब रिप्रोडक्शन में उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इसलिए उसने सिमिलर बोला, समझे क्या? सिमिलर काइंड, मतलब जैसे कि अगर मैं, क्योंकि आपको ये भी पता है ना कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, तो वेरिएशंस, ये चीज़ अभी देखो, ये शब्द आपके लिए नए नहीं है, अपने 10th में रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हैं और आपको पता है कि वेरिएशन क्या चीज़ होता है, यस। तो आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो चलो उतने नहीं आते, पर सेक्सुअल में वेरिएशंस आते हैं, यस। पर आते इसका मतलब नहीं कि वो कोई दूसरा ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल, मतलब थोड़ा बहुत बनावट में, स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं, पर अभी भी अगर वो इंसान का बच्चा है, रिप्रोडक्शन से अगर आया है, और तो उसके पेरेंट भी इंसान ही हो गए, अंडरस्टैंड? यस। तो ये बताना चाहता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे और वो भी अपने माता पिता के जैसे। अगेन, माता पिता सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या दैट मीन्स मेल फीमेल भी हो सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन कि रिप्रोडक्शन असेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। अगेन, अभी मैंने उसको कैटेगराइज किया ही नहीं है रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल और असेक्सुअल में। तो पहले पॉइंट में उन्होंने रिप्रोडक्शन क्या है ये बताया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यस, उसमें वो रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं। यस, दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है, देखो, रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज एज वेल एज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। यस, क्योंकि कैसा है बच्चों, जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और हमने इसके पहले भी कुछ लाइफ प्रोसेसेस समझी है, बराबर, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता ही है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बराबर। मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को इलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन, हम प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इतना क्या इंपॉर्टेंस है, जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को उस रिप्रोडक्शन के होने नहीं होने से फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अगर रिप्रोडक्शन किया तो बिल्कुल उसको मतलब आसमान से फूल बरस रहे हैं, या अगर इंसान की बात करें तो गवर्नमेंट उसको 2-3 लाख उसके अकाउंट में डाल दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारे को उसके जो बच्चे होते हैं उसी को पालने पड़ते हैं। यस, और ऐसा भी नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन उसके लाइफ में नहीं हुआ, मतलब उसके बच्चे नहीं हुए, तो आसमान से बिजली कड़क गई, यस, और उस बिजली से उसकी जान, मतलब उस बिजली, उसके बॉडी में बिजली गिर के उसकी जान चले गई। यस, ऐसा भी कुछ नहीं है। इंडिविजुअल लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिप्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, इंडिविजुअल लाइफ को लगे तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होंगे तो लगे तो जान चले जाएगी। पर रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ उसकी बॉडी में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सर फिर इतना क्यों महत्व दे रहे हैं हम लोग, जब इंडिविजुअल लाइफ को रिप्रोडक्शन होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इतना क्या भाव दे रहे हैं रिप्रोडक्शन को साहब? तो बात ऐसी बच्चों, हमको उस स्पीसीज के पॉपुलेशन पे भी हमको ध्यान देना है। कैसा होता है कि अगर कोई भी स्पीसीज है तो उसका अपना एक नंबर है, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर जगह पे, और उस पॉपुलेशन को फर्क पड़ता है, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को नहीं फर्क पड़ता, पर स्पीसीज की पॉपुलेशन को, मतलब उसके नंबर को उस जगह पे, यस, फर्क पड़ता है रिप्रोडक्शन होने या नहीं होने से। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, तो क्या फर्क पड़ता है, एक आधी स्पीसीज अगर नहीं भी रही उस इकोसिस्टम में या उस जगह पे तो क्या फर्क पड़ता है? पर बात ऐसी है बच्चों कि दुनिया की हर स्पीसीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है उस इकोसिस्टम में, समझे क्या? तो अगर वो वहां से वो स्पीसीज अचानक से वहां से अगर खत्म हो जाती है किसी भी कारणवश से, एक रिप्रोडक्शन भी कारण हो सकता है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है तो वहां से खत्म हो गई, और वो वहां से खत्म हो गई तो उस पे जो डिपेंडेंट उसका जो वर्क है, या उस पे जो डिपेंडेंट बाकी की स्पीसीज है,
उसको अफेक्ट हो जाएगा, यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट हो जाएगा, फिर वो चले गई तो उनसे दूसरों को, तो इस तरीके से इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। यस, एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जब हम इकोलॉजी के चैप्टर पढ़ेंगे तो इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। अभी तो चलो हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस उस स्पीसीज के कंटिन्यूएशन को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन है, ज़्यादा कम हो सकता है पर है। यस, मतलब लाइफ स्पैन उसका कंप्लीट हुआ तो उसका तो मरना निश्चित है, उस बीच में भी मर सकता है, ऐसा नहीं है, पर लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया तो वो तो नेचुरल डेथ उसकी है बराबर। तो अगर नेचुरल डेथ है तो उससे पहले उसके जैसे ऑर्गेनिज्म उसकी स्पीसीज में ऐड होने चाहिए बराबर। इसीलिए रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस है जो उस जगह मतलब उसकी कंटिन्यूटी को या उसके जैसे ऑर्गेनिज्म को वहां पर मेंटेन कर सकती है। इसलिए रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो बोलने को छोटा सा स्टेटमेंट लगा, पर देखो उसका कितना बड़ा महत्व निकल के आया। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो रिप्रोडक्शन का महत्व बता रहा है कि ये महत्व है साहब रिप्रोडक्शन का उस स्पीसीज में। ठीक है, वो बात अलग है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो तो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, हाँ, फिर अगला पॉइंट तो बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है रिप्रोड्यूस होने का। यस, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या बोल रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है, मतलब हर स्पीसीज का अपना एक तरीका है रिप्रोड्यूस होने का। पर आप तो बोलोगे साहब हमने तो बचपन से रिप्रोडक्शन के दो ही टाइप जाने हैं, एक है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल, है ना। यस, हाँ, तो उन्होंने भी बोला है कि भाई तरीका कोई भी हो, यस, मतलब वो कैसे भी करे, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, बेसिकली असेक्सुअल या सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस होगा, या फिर दोनों भी तरीके से हो सकता है। ऐसे कई ऑर्गेनिज्म है जिनमें असेक्सुअल के साथ सेक्सुअल भी है, पर ऐसे कहीं भी है जिनमें सिर्फ सेक्सुअल है, असेक्सुअल बिल्कुल नहीं है। अपना एग्जांपल लो ना, अपने बॉडी में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, और वो अगला टॉपिक है दैट इज टॉपिक 1.1। यस, टॉपिक 1.1 दैट इज टॉपिक 1.1 दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो चलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी मैंने वो जो पॉइंट्स है उसको मतलब वो जो स्टेटमेंट्स है उनको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट, और फिर बाद में हमको कितने टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में मेंशन किए हुए मैंने सारे के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, गिम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यस, ठीक है। तो पहले तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं साहब। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहला पॉइंट अगेन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। ठीक है, ये आसान भी हो सकता था, देयर इज नो फॉर्मेशन, ये आसान भी हो सकता था, कैसा, देयर इज अ नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट, मतलब गमेट ना बनते हैं ना फ्यूज होते हैं, और गमेट बनने वाली प्रोसेस का नाम है गमेटोजेनेसिस, और फ्यूजन ऑफ गमेट वाली प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि गमेट ना बन रहे हैं ना गमेट फ्यूज हो रहे हैं। यस, पर यहां गमेट बोल सकता था ना, कंपेटिबल क्यों बोला, तो कंपेटिबल बोलने के पीछे ऐसा रीजन बच्चों कि किसी का भी मेल और किसी की भी फीमेल गमेट के साथ फ्यूजन नहीं है, उसी स्पीसीज का मेल गमेट उसी स्पीसीज के फीमेल गमेट के साथ फ्यूज होगा, ये बात होती है कंपैटिबिलिटी वाली बात। यस, गमेट फ्यूज होना मैटरेबल है मेल गमेट और फीमेल गमेट का, पर वो उसी स्पीसीज के होने चाहिए ना साहब। यस, ऐसा तो नहीं कि हम किसी का भी मेल गमेट, किसी भी स्पीसीज का मेल गमेट और किसी की भी फीमेल गमेट के साथ फ्यूज होगा, चलो वैसा भी है, पर वो नेचुरली नहीं है, वो आर्टिफिशियली हमने किया है। समझ आ रहा है क्या, नेचुरली तो
स्पीसीज के, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए कंपैटिबल वर्ड यूज करना एक ज्यादा स्पेसिफाई करना हो गया, तो अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया, आपको मतलब भी समझ गए कि कंपैटिबल का मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या बोल रहा है, चलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया हमको, ठीक है। अगला, सर ये थोड़ा स्लो नहीं हो रहा है, अरे बच्चा समझ के पढ़ते हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है, यस। तो चलो अगला, इट इज द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनिस फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेड जीन ऑफ द पेरेंट, ठीक है। अब ये बात तुमको पता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, पर यहां पे एक चीज क्या बोला है उसने कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, यस, जेनेटिक आइडेंटिकल प्रोजेनी मतलब सपोज टू बी, हाँ, इंसान में ऐसा नहीं है, पर एक समझ के चलो कि जो असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सपोज इस कंडीशन पे है, इस कंडीशन पे है, वो XX वाली कंडीशन पे, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी XX वाली कंडीशन पे रहेंगे, ऐसा बोलने का मतलब है जेनेटिकली आइडेंटिकल, बराबर। पर ऐसा जरूरी नहीं है, वेरिएशन यहां भी होता है। एक बात ध्यान में रखो, जहां रिप्रोडक्शन आ गया बच्चों, ध्यान दो, ये नोट मेरी तरफ से लो, जहां रिप्रोडक्शन आ गया, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वहां पर ये चीज आ गई, समझे क्या बच्चों, और जब ये आ गई तो फिर ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस तो है, रिप्रोडक्शन है तो माइटोसिस रहेगा, अगेन न्यूक्लियस वाली सेल की बात कर रहा हूं, और मियोसिस भी आ जाता है, गमेट फॉर्मेशन है। और जहां भी जब भी सेल डिवीजन आ गया तो डीएनए डबल होने वाली बात आ गई, एस फेज आता है। देखो जिसको सेल डिवीजन के बारे में पता है उसके लिए थोड़ा सा जान लो, जो बच्चे डिटेल में पढ़ रहे हो, जहां सेल डिवीजन आ गया वहां डीएनए डबल होने वाली बात आ गई, और जब भी डीएनए डबल होने वाली बात आ गई तो एरर आने की बात भी आ सकती है, म्यूटेशन की बात आ सकती है, वेरिएशन की बात आ सकती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपका माइटोसिस ही इन्वॉल्व हो रहा है, माइटोसिस ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो बिल्कुल वेरिएशन आने की कोई चांसेस नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर बैक्टीरिया में क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं? बैक्टीरिया तो सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस होता है और वो है असेक्सुअल, पर उसमें तो चेंजेस आते हैं ना, समझे क्या? तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम आते हैं। मैं जब इवोल्यूशन पे बात करूंगा तो इस पे थोड़ा और डिटेलाइज बात करूंगा, अभी नहीं, अभी वो टॉपिक अपना, अभी रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, पर जब जेनेटिक्स इवोल्यूशन आएंगी बात तो मैं इस पे भी बोलूंगा, ठीक है। हाँ, तो चलो मैं क्या बोल रहा था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट और उसकी जो प्रोजेनिस है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली उसकी आप हर, देखो एक चीज ध्यान में रखो कि हर फिनोटाइप को, मतलब हर बॉडी की रचना के पीछे उसका जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है। तो जब जेनेटिक कंटेंट ही सिमिलर हो गया तो ऑब्वियसली उनकी फिनोटिकल अपीयरेंस, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट सेम हो गई, समझे क्या? और जब बनावट सेम हो गई तो फिर वो बिल्कुल अपने माता पिता जैसा दिखेगा, मतलब वो बिल्कुल पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा, मतलब जो प्रोजेनी है वो बिल्कुल पेरेंट जैसी दिखेगी, यस। और उसी बात को देखो अगले पॉइंट पर क्या, सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनीज आई है उनको क्या बोलते हैं? क्लोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको क्लोन्स, ठीक है, यस। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी आती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑफस्प्रिंग्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग वर्ड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनिस को बोला जाता है, और क्लोन ये वर्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजेनिस को बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म चूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय डिफरेंट मोड या डिफरेंट तरीके से, और वो तरीके आपको कुछ तरीके बताए गए इस चैप्टर में, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बटिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, ग्यूम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम एक एक बारी बारी से देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब चालू करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें कि पहले ही दिया हुआ है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, यस। तो चलो बच्चों फ्रैगमेंटेशन क्या बोल रहा है, चलो वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वन और अदर रीजन
एग्जाम्पल स्पायरोगैरा, इतना ही बोला है। और फिर दिस फ्रैगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। यस, तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रैगमेंटेशन जो हो रहा है ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान दो बच्चों, ये किसी में भी नहीं होता, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, जिसमें एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं किसका, स्पायरोगैरा का, जिसमें क्या हो रहा है, जैसे देखो ये एक इंडिविजुअल ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके किसी भी कारणवश ये 3 फ्रैगमेंट हो गए, और इन 3 फ्रैगमेंट से देखो 3 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आ गए, बराबर। अब इसके पीछे और बातें हो सकती है, पर अभी कैसा हमारे उतने चैप्टर्स होने को करके नहीं। अब ये समझ के चलो कि सिंपल मल्टी सेलुलर बोला मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइप की सेल्स नहीं है। जैसे कि अपनी बात करते हैं, अपन मल्टी सेलुलर है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप की भी सेल्स है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा हाथ अलग हो जाएगा तो उस हाथ से पूरी बॉडी नहीं बन जाने वाली है, या फिर हाथ फिर से नहीं आ जाने वाला है। अगर ऐसा होता है तो उसको रीजनरेशन बोला जाता है बच्चों। यस, दिखने में फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन लगने को समान लगते हैं, पर नहीं। फ्रैगमेंटेशन बिल्कुल सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। यस, ये अलगाय का, और अलगाय प्लांट के अलगाय का एग्जांपल है स्पायरोगैरा। यस, बोलने को मल्टी सेलुलर और बॉडी में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल टाइप की ही सेल है। तो इसलिए ये जितने भी टुकड़े हुए इनमें सभी में एक ही टाइप की सेल्स है, और इससे जो ऑर्गेनिज्म बना उसमें भी एक ही टाइप की लगभग सेल्स है। इसलिए ये कैपेबल हो गए, सिर्फ सेल डिवीजन हो गया और उससे नया ऑर्गेनिज्म आ गया। यस, पर वो अगर रीजनरेशन की बात करते तो रीजनरेशन में क्या होता है बच्चों कि जो फ्रैगमेंट उससे अलग हुई है उसमें अगर वो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, उस फ्रैगमेंट में अगर वो स्पेशल सेल प्रेजेंट है जिसकी बदौलत वो उतना पार्ट रिगेन कर सकता है, तो ही वो चीज पॉसिबल होगी। अगर वो सेल्स वहां प्रेजेंट नहीं है तो बिल्कुल भी वो चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेलुलर में होता है, जिससे कि किसी भी कारणवश अगर उसके फ्रैगमेंट्स हुई तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप न्यू इंडिविजुअल, एग्जांपल स्पायरोगैरा, एंड दैट प्रोसेस इज फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, यस। हाँ, अब अगला है बडिंग। यस, अब इस बडिंग की भी बड़ी मजेदार बात बोली है यहाँ पे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, बडिंग के बारे में बोल रहा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ईस्ट। यस, ठीक है, चलो बात का बाद में देखते हैं। तो बच्चों अगर आपको याद होगा या आपको पता होगा कि जो बडिंग है इसका एग्जाम्पल हमको ईस्ट का भी है और इसका एग्जाम्पल हमको हाइड्रा का भी है। यस, पर अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो वो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यस, वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। यस, और वही अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट जो है वो तो है यूनिसेलुलर। ठीक है, तो फर्क तो है साहब। यस, तो हमको इस चैप्टर में जो बडिंग दी हुई है वो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल की दी हुई है, और हमको अगले चैप्टर में जो बडिंग दी हुई है वो मल्टी सेलुलर की बडिंग का दिया हुआ है। यस, तो चलो मैं इतना बुक ने हमको इतना कंफ्यूज करके रखा, उससे क्या कहते थोड़ा सा अपना तरीके से हम इसको जान लेते हैं। यस, अब हमको एक एग्जांपल बडिंग भी दिया हुआ है और आगे हमको बाइनरी फिजन भी दिया हुआ है, और बाइनरी फिजन में भी जो एग्जांपल है हमको यूनिसेलुलर का ही दिया हुआ है बच्चों। बाइनरी फिजन में भी एग्जांपल हमको यूनिसेलुलर का ही दिया हुआ है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता रहा हूं, इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है, तो चलो हम एक बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही देख लेते हैं। यस, फिर बाद में हमको समझ में आ ही जाएगा कि बडिंग और फिजन में डिफरेंस का है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नोट करा रहा हूं, ये आप नोट कर लो कि बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगेन यहाँ पे हमको न्यूक्लियस वाले सेल मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट वाले सेल का एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, मतलब हमारी यूकैरियोटिक सेल ही है। तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है बाय सेल डिवीजन। इस बच्चों कैसे डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस होता है बाय सेल डिवीजन।
अब ये सेल डिवीजन देखो बच्चों, ये सेल डिवीजन इक्वल तरीके का भी हो सकता है और अनइक्वल तरीके का भी हो सकता है। यस, मतलब जैसे अगर मदर सेल सपोज ये है, ध्यान दो, तो अगर डिवाइड हुई तो इससे जो दो डॉटर सेल्स आई है या दो डॉटर इंडिविजुअल्स आए वो सेम साइज के है, सेम इसके है, तो ये देखो ये दोनों इक्वल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ी है और एक छोटी है, तो ये हो गया अनइक्वल। यस, हाँ, तो बडिंग और फ्रैगमेंटेशन में वही फर्क, बडिंग और फिजन में मतलब वही फर्क है। जो इक्वल में जो एग्जांपल आते हैं आपका फिजन, ध्यान दो बच्चों, फिजन, ठीक है, और अनइक्वल में एग्जांपल आता है आपका बडिंग का, ठीक है। अब फिजन में भी देखो, फिजन में भी दो तरीके हो सकते हैं और वो तरीके हैं दैट इज बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल दो में डिवाइड हो रही है तो, या एक और एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म दो इसमें डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी, और अगर मल्टीपल इसमें हो रहा है तो मल्टीपल। 10th में आपने पढ़ा है बच्चों ये सब चीज़ें, दोनों स्टेट बोर्ड सीबीएसई दोनों ने पढ़ा है ये बात, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है इसमें से ये वाला बाइनरी फिजन और बडिंग, ठीक है। बाइनरी फिजन में भी हमको एग्जांपल किसका, अमीबा का है, ठीक है, और यहां पे हमको एग्जांपल ईस्ट का है, ठीक है। यस, इतना क्लियर हो गया, ये चीज ध्यान में रखना। चलो, तो बडिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, एग्जांपल ईस्ट। तो ये देखो, ये मदर सेल है, इसमें अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ, उससे ये छोटी सेल बनी, फिर इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, फिर उससे ये छोटी सेल बनी, और इसमें हुआ ये, और ये हर एक जब अलग हो जाएंगी तो एक इंडिविजुअल ईस्ट बन जाएगा। तो ये है अनइक्वल सेल डिवीजन के एग्जाम्पल्स। तो ये जो अपीयरेंस है, ये बड़ी सेल के साथ में ये छोटी सेल, ये बड़ी सेल के साथ में ये छोटी सेल, ये बड़ी, तो इट अपीयर लाइक अ बर्ड, दैट्स वाई बडिंग। यस, पर एक्चुअली में ये जैसे पहले एक बड़ी सेल थी तो वो दो में डिवाइड हो गई, तो ये एक सेल, ये एक सेल, फिर ये दो, ये डिवाइड हुई तो फिर इससे और एक सेल बन गई, ऐसे इस टाइप से, बराबर क्या है। तो इस तरीके के ये बर्ड्स के चयन है, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ दैट इज बर्ड्स, एंड दिस बर्ड्स, वो बर्ड अगर अलग होती है, होगी, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, एंड दैट इज बडिंग, एग्जांपल ईस्ट, ठीक है। अगला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू हाफ, क्योंकि बाइनरी बोला तो उन्होंने ऑब्वियसली दो वाली बात, मल्टीपल वाली बात तो बोली ही नहीं है ना, यस, बाइनरी वाली बात बोली है, तो दो हाफ में डिवाइडर है पर दोनों इक्वल है, यस, ईच हाफ, एंड ईच हाफ फॉर्मिंग टू हाफ, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अमीबा का भी एग्जांपल दिया है और पैरामीशियम का भी एग्जांपल दिया है। तो देखो, अमीबा कहीं से भी डिवाइड दो इसमें हो जाता है, वही पैरामीशियम की अगर बात करिए, पैरामीशियम का, तो वो यहाँ से डिवाइड दो इक्वल इसमें डिवाइड हुआ है, और वही ये जो यूग्लिना का एग्जांपल है, देखो ये लॉन्जिट्यूडनली, बराबर, क्योंकि अगर अमीबा की बात करते हैं तो उसका कोई उतना डिफ्रेंशिएशन, वो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, तो दैट इज इर्रेगुलर। यस, इसका एक पर्टिकुलर साइज है तो वो बिल्कुल ट्रांसवर्सली हो रहा है, देखो, इसलिए वो इधर से दब के ऐसे दो इसमें डिवाइड हो रहा है, और वही लॉन्जिट्यूडनल की तो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा देखो, ये ऐसा अलग हुआ। तो ये बात हो सकती है बाइनरी फिजन में, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या इर्रेगुलर, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। यस, चलो, मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, पर अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, यस, और आप एबल होंगे वो एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आपको बडिंग और फ्रैगमेंट आपका ये समझ गया होगा, कौन सा, बाइनरी फिजन। अब अगला जो है, अगला कौन सा है, अगला है स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान दो बच्चों, अब कोनिडिया फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन कोई ज़्यादा अलग नहीं है। एक्चुअली कोनिडिया फॉर्मेशन, देखो स्पोर फॉर्मेशन के आगे देखो आपको कोनिडिया फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, यस, ये कोनिडिया, तो कोनिडिया फॉर्मेशन भी स्पोर का ही एग्जाम्पल है। एक्चुअली इन्होंने दोनों में एग्जाम्पल
दोनों में एग्जाम्पल आपको स्पोर के ही दिए हुए, समझे क्या? यस, तो ध्यान में रखो स्पोर। अब स्पोर क्या है पहले थोड़ा सा इसमें जान लो। स्पोर ये वो सिंगल सेल होती है, स्पोर ये वो सिंगल सेल होती है जिसके अराउंड प्रोटेक्टिव क्या होती है, लेयर होती है। यस, और अंदर में जिंदा सेल होती है। यस, और ये प्रोटेक्टिव लेयर इस अंदर की सेल को बचाए रखती है, कैसे? अनफेवरेबल कंडीशन से, ठीक है? यस, और जैसी फेवरेबल कंडीशन हट जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन हट जाती है, तो ये लेयर हट जाती है और इस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यस, इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं अभी, आपको बुक में दिया हुआ है। वो एक्टिविटी जो दी है ना, वो स्पोर का ही एग्जांपल बताना चाहता है, स्पोर का ही इंपॉर्टेंस। स्पोर इज हाईली रेजिस्टिव स्टेट होती है जो कि उस अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को बचाए रखती है। और स्पोर जो है बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे कि मोनेरा किंगडम में भी है, मतलब बैक्टीरिया भी स्पोर बनाते हैं। चलो बैक्टीरिया की बात तो हम कर ही नहीं रहे, प्रोकैरियोटिक के एक भी एग्जांपल नहीं लिया हमने, तो चलो छोड़ दो, मोनेरा को छोड़ दो। पर प्रोटिस्टा में भी स्पोर बनते हैं। यस, फंगा में तो बनते ही बनते हैं। यस, और प्लांट्स में भी है, समझे क्या? प्लांट्स में भी स्पोर्स है। ये जो एग्जांपल है ना बच्चों, ये प्लांट्स के स्पोर का एग्जांपल है, अलगाए का एग्जांपल है। जू स्पोर्स कंडीशन है जिसमें फ्लैजेला है, समझे क्या? पर चलो एक क्लाइमेडोमोनास लिखा ना, जू स्पोर इन क्लाइमेडोमोनास, और क्लाइमेडोमोनास क्या है? क्या है ये अलगाए है, यूनिसेलुलर अलगाए बच्चों वो। यस, तो इन क्लाइमेडोमोनास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्लैजेलेटेड स्पोर्स। और तो फिर अब यहां पे आप ध्यान में रखो कि स्पोर में यहां पर उन्होंने मोटाइल, और अगला जो एग्जांपल है नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल स्पोर में एक एग्जांपल है कोनिडिया। सिर्फ कोनिडिया नहीं है, वो फंगाई में स्पोर्स बनते, तो फंगाई में एक एग्जांपल है, क्योंकि फंगाई में मोटाइल स्पोर्स भी है, नॉन मोटाइल स्पोर्स भी है, और उसके अलग अलग स्पोर बनाने के तरीके हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल है कोनिडियोस्पोर्स या कोनाइडिया। तो वो एक नॉन मोटाइल स्पोर्स है। यहां पे उन्होंने आधा अधूरा बता दिया, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप 11th में जाके देखो, यस 11th एनसीईआरटी में जाके देखो, तो वहां पे बराबर क्लियर करा के दिया उन्होंने कि जो फंगाई में अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, तो उसमें से एक कोनिडिया स्पोर भी होते हैं, समझे क्या? तो यहां पे तो कोनिडिया जो है वो भी स्पोर ही है। कौन से? नॉन मोटाइल स्पोर ऑफ फंगाई। यस, जिसमें एग्जांपल है आपका ये पेनिसिलियम। तो ये जो है ना, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, अब क्या होता है कि मल्टी सेलुलर फंगाई की जो बॉडी वो हाइपेज से बनी होती है। तो ये स्पेशल हाइपेज में, ये जो चैन में जो दिख रहे हैं ना, ये है कोनिडिया, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है? और अब थोड़ा सा अगर किसी का 11th पढ़ा होगा तो कोनिडिया एक असेक्सुअल स्पोर की कैटेगरी है, क्योंकि फंगाई में असेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं। कंफ्यूज हो रहा है, टेंशन मतलब, पर थोड़ा सा सुन लो, ठीक है? यस, हाँ, कभी अगर मैं 11th के लेक्चर में इस फंगाई जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारा क्लियर करा दूंगा। पर अभी के लिए तो इतना तो जान लो कि कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर्स है फंगाई के एग्जाम्पल में, ठीक है? और स्पोर इन जगहों पे बनते हैं। बैक्टीरिया में भी स्पोर बनते हैं, मतलब मोनेरा में भी स्पोर बनते हैं। यस बच्चों, कैसा है? आपने 11th पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा जान लो, ये चीजें सुनी हुई रहेंगी तो काम में आएंगे आपको, ठीक है? तो दैट इज स्पोर में। तो देखो स्पोर फॉर्मेशन में जो इधर दिया हुआ है, ये आपके जू स्पोर का एग्जांपल है, मतलब मोटाइल स्पोर जिनको फ्लैजेल है, ये दो फ्लैजेल है, ठीक है? और ये जो कोनिडिया का जो एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड कोनिडोफोर्स। स्पेशल हाइपेस जहां पे वो स्पोर बन रहे हैं, दैट इज कोनिडोफोर्स, ठीक है? इसका आप इसको पढ़ लेते थे। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय सिंगली और इन चैन। सिंगल भी हो सकती है या चैन, तो जैसे चैन में पेनिसिलियम में चैन में, यस, तो दैट इज सिंगली और चैन, बराबर, स्पेशली हाइपे कॉल्ड कोनिडोस्पोर्स। तो दैट्स अबाउट कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है? यस बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। गिम्यूल फॉर्मेशन।
अब ऐसे गिम्यूल फॉर्मेशन की डिटेल आपको आने वाले अगले वाले चैप्टर में दी हुई है। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो एनिमल रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल वाला जो दिया है वहाँ पे गिम्यूल फॉर्मेशन का दिया हुआ है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये स्पॉन्जेस मतलब एनिमल्स के एग्जाम्पल में आता है। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे कि पोरिफेरा वगैरह जो फाइलम है एनिमल किंगडम के, उसमें क्या होता है कि जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो अपनी स्पेशल सेल आर्कियोसाइट्स जो कि सेंटर में है, यस सेंटर में आर्कियोसाइट, चलो मैं रेड कलर से आर्कियोसाइट्स बना रहा हूँ, ये वो सेल है जो कि ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है। यस, तो ये आर्कियोसाइट्स एग्रीगेट होके एक गोला बनता हुआ है, ठीक है। और इस आर्कियोसाइट के अराउंड एक दूसरी टाइप की भी सेल होती है, दैट इज अमीबोसाइट। तो ये अमीबोसाइट, ये ब्लू कलर की जो बनाई है अमीबोसाइट से, यस बच्चों, यस। तो ये अमीबोसाइट क्या करती है, उसके अराउंड एक चिटिनस लेयर सिक्रेट कर देती है इस तरह से। ये जो लेयर दिख रही है चिटिनस लेयर है, बराबर। और इसको सपोर्ट है स्पिक्यूल्स के, वो छोड़ो, मेन चीज तो ये चिटिनस लेयर से, इस आउटर कवरिंग से, जो कि इस अमीबोसाइट ने, यस बराबर, अमीबोसाइट ने सिक्रेट की है, बराबर क्या। और ये लेयर तब तक रहेगी जब तक अनफेवरेबल कंडीशन हट नहीं जाती। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन हटी, ये लेयर हटती है और आर्कियोसाइट क्या करती है, मल्टीप्लाई होकर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, दैट इज अ गिम्यूल फॉर्मेशन, जिसकी डिटेलिंग आपको अगले चैप्टर में भी है, पर मैंने अभी भी बता दिया, एक यही बताने वाला हूं अगले चैप्टर में भी, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, कौन से, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कौन से थे बच्चों, फ्रैगमेंटेशन, जिसमें एग्जांपल स्पाइरो वगैरह का दिया है, बडिंग, यूनिसेलुलर बडिंग, बराबर, अनइक्वल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फिर स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने जू स्पोर मतलब मोटाइल स्पोर का एग्जांपल दिया, उसमें भी क्लाइमोडोमोनास का दिया है, ठीक है। बाइनरी फिजन, इक्वल टाइप का सेल डिवीजन यूनिसेलुलर का, ठीक है। कोनिडिया फॉर्मेशन, असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंगाई, ठीक है। गिम्यूल फॉर्मेशन, दैट इज गिम्यूल आर्कियोसाइट्स सराउंड बाय अमीबोसाइट विच सीक्रेट चिटिनस लेयर जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, बराबर। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्टेट बोर्ड की बुक में जो दिए हुए। फिर आगे ये एक्टिविटी दी हुई है, यस। ये एक्टिविटी का क्या मतलब है, ये एक्टिविटी एक्चुअली में स्पोर फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस बता रही है। देखो क्या बोल रहा है, स्प्रिंकल अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ ईस्ट ओवर अ वार्म वाटर एंड देन ऐड शुगर। अब वार्म वाटर बोला तो देखो बच्चों, मॉइस्ट और वार्म कंडीशन ये फंगाई की फेवरेबल कंडीशन है, समझे क्या। इसलिए फ्रिज में सब्जी खराब नहीं होती, बाहर खराब हो जाती है। मॉइस्ट और वार्म कंडीशन फंगस की फेवरेबल कंडीशन है। तो आपने गर्म पानी, वार्म वाटर, यस, अब तो खाना भी दे दिया, यस, और पानी भी है वहाँ पर। तो अब आपने ईस्ट के स्पोर्स वहाँ पे डाले, तो आपको उस पानी में 10 मिनट तक आपने रहा देखी, उसको कवर करके 10 मिनट रहा देखी, तो ईस्ट बिकम बबली। तो वहाँ पे आपको उस पानी में बबल्स दिखेंगे। तो बबल जो है वो काय के, वो CO2 के बबल्स है। इसका मतलब ईस्ट वहाँ पे रेस्पायर कर रहा है, मतलब उस पाउडर में जो ईस्ट पाउडर था, उस पाउडर में ईस्ट के स्पोर थे जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली, वार्म वाटर और आपने शुगर ऐड किया, इट बिकम एक्टिव एंड मल्टीप्लाई, यस। तो ये उसके जिंदा होने का सबूत दे रहा है। तो यहां से हमको ये समझ रहा है कि स्पोर वो कंडीशन, देखो इन्होंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया, पर अपन डिस्क्राइब करते ना, इस एक्टिविटी से हमको ये समझ रहा है कि स्पोर ये वो रेजिस्टिव स्टेट होती है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब वो कंडीशन जिसमें वो जी नहीं सकता, यस, उसमें उसको बचा के रख दिया। जैसी फेवरेबल कंडीशन मतलब जिसमें वो जी सकता है, बराबर, उसकी फेवरेबल कंडीशन आई, इट बिकम एक्टिव एंड मल्टीप्लाई, समझे क्या। तो स्पोर फॉर्मेशन ने तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड को बचा के रखा है, अंडरस्टैंड। तो दैट इज ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस था। अब अगला जो टॉपिक है अपना बच्चों, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर आपने एक स्लाइड गायब की, ये वाली है ना, ये वाली, अरे बता रहा हूं उसके बारे में, रुको पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करता हूं, फिर वो भी बताता हूं, ठीक है। कंचे नहीं मारूंगा, टेंशन मत लो।
सर आपने कंजी तो मार ली ऑलरेडी, आपने वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बताए, इतनी रिकॉल ही नहीं। अरे बाबा वो क्वेश्चन पहले चैप्टर तो समझ ले कि फिर उस क्वेश्चन को कवर करेंगे ना। यस बराबर। जैसे वो 2 क्वेश्चन दिए वहां पे देखो कि हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। अभी हमको पता ही नहीं, अभी यही तो पढ़ रहे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब 10वीं का किसको याद रहता है? 10वीं का याद रहता तो अब तुम लोग मेरा लेक्चर, अभी मेरा वीडियो देखते बैठते क्या? यस, या आप ट्यूशन लगाते क्या? बराबर कि नहीं? और 10वीं में नहीं पढ़े तो क्या आप नहीं पढ़ेंगे क्या? तो पहले पढ़ लेते फिर क्वेश्चन को एबल करेंगे, उसमें क्या टेंशन है। चलो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है, चलो पॉइंट्स अगेन। प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। अगेन अब मैं हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं बच्चों, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। तो प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब कौन से साहब? रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, अगर वो इन पार्ट्स के या इन पार्ट्स के मॉडिफिकेशन से अगर वो नया इंडिविजुअल दे रहा है, मतलब रूट या रूट का कोई पार्ट मॉडिफाइड हुआ, जैसे कि रूट में ट्यूबर फॉर्म हो गया और फिर ट्यूबर से एक नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, नया प्लांट मिल रहा है। स्टेम से टेंड्रिल बनाया, स्टेम में कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हुआ जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। लीफ या लीफ का कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर या लीफ रिस्पॉन्सिबल है एक नए प्लांट के लिए अगर हो रहा है, यस, विच केपेबल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, तो दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग, चलो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जो एग्जांपल दिए बच्चों वो उन्होंने आर्टिफिशियल वाले दिए, और आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉर्टिकल्चर। पर मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग बेसिक 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कैटेगरी है एक नेचुरल, मतलब जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, और दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप प्लांट से करवा के ले रहे हो, बराबर। और प्लांट से आर्टिफिशियली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने वाली टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, और उस पर्सन को हॉर्टिकल्चरिस्ट, जिसके एग्जाम्पल में आती है कटिंग, यस, ग्राफ्टिंग, बडिंग, आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर चलो यहाँ तो उतना उन्होंने दिया नहीं है, यस। तो देखो फिर आपको यहाँ पे उन्होंने कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर वो सिर्फ बोल दिया, डिटेल आने वाले चैप्टर्स में कि कैसे आप प्लांट के छोटे टिश्यू से पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हो। यहां सिर्फ बता दिया कि प्लांट के छोटे पार्ट से आपने नया प्लांट बना लिया तो आप उसको टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन बोल रहे हो, पर दिया नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं किया। हाँ, डिस्क्रिप्शन ग्राफ्टिंग का थोड़ा सा दिया हुआ है, यस, और कटिंग के बारे में बोला गया। अगेन टेक्निक नहीं बताई कटिंग्स की वगैरह, समझे क्या? एक जमाने पहले कटिंग की टेक्निक भी बताई जाती थी, अभी नहीं बताई गई है। पर आपको इतना जानना जरूरी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या चीज है करके। अगेन सारे एग्जांपल एंजियोस्पर्म के यहाँ पे, ठीक है। पर आपने सर अब नेचुरल और आर्टिफिशियल बता दिया, तो नेचुरल में आपकी इन्वॉल्वमेंट प्लांट की खुद की टेंडेंसी है। तो वो जैसे कि एग्जाम्पल में रूट का अगर लेता हूं तो देखो अब आ गए हम नेचुरल के एग्जाम्पल। ये देखो बच्चों नेचुरल के एग्जाम्पल्स में, ये रूट में स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर बनाता है, एस्पैरेगस रूट ट्यूबर बनाता है, दलिया रूट ट्यूबर बनाता है, और उस रूट ट्यूबर से नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, होता है। तो ये हो गया नेचुरल का रूट का एग्जांपल। लीफ के एग्जांपल में ब्रायोफाइलम, ये एग्जांपल जिसको हमने कुछ नहीं किया, उसकी खुद की टेंडेंसी है। स्टेम में राइजोम बोले तो टर्मरिक, अदरक, ट्यूबर्स में पोटैटो, मतलब स्टेम ट्यूबर में आपका आलू, ओनियन, गार्लिक, यस, इवन एक और एग्जांपल है कॉर्न। तो ये सब जो तरीके हैं ये नेचुरल वाले तरीके हैं, इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो उसका खुद का तरीका है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सीड अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो अपने आप को खत्म तो नहीं करेगा, वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, समझे क्या? यस। पर हमने कई पेड़ों से आर्टिफिशियली भी करवा के लिया है। तो आर्टिफिशियल में बता ना, आर्टिफिशियल में मैंने आपको कौन से बता दिया, आपका आर्टिफिशियल में कटिंग हो गया, यस, क्योंकि हम देखो गुलाब के पेड़ की कटिंग करके, स्टेम कट करके हम लोग नया पेड़ लगाते हैं, बचपन से देखते आ रहे, कलम लगाते हैं, यस। तो वो स्टेम कटिंग है, यस, पर वो नेचुरल नहीं है, पेड़ ने खुद नहीं दिया, आपने उसको पूछा भी नहीं और काट लिया,
घर से अड़कित्ता लाया और सुपारी फोड़ने का अड़कित्ता, अपने पास वो उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, पता अपन घरगुती इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो सुपारी उसका वो अड़के, हमारे भाषा में तो अड़कित्ता ही बोलते हैं, उससे कट करके, ठीक है। हाँ, तो वो स्टेम कटिंग है और वो आर्टिफिशियली है, ठीक है। तो इसलिए तो एक बार देख लेते हैं अगेन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल का एग्जांपल है, तो ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए कि जो प्लांट है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा। यस, देयर आर फ्यू मेथड विच वुड नॉट ऑकर नेचुरल प्लांट्स, बराबर क्या, कई ऐसे तो नेचुरल वाले इधर वाले हो गए और हम आर्टिफिशियल करा रहे हैं, तो कुछ मेथड जो प्लांट में नेचुरली हम करवा के ले रहे हैं और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। यस, जो कि अगेन बड़ी काम की है, क्योंकि अगर हम शुगर केन वगैरह के एग्जांपल दे तो शुगर केन वगैरह में हम सीड की राह नहीं देखते बैठते, सीधा स्टेम कटिंग से उसका प्रोपोगेशन करते, बराबर क्या, स्टेम के छोटे छोटे पार्टी लगाए जाते हैं खेतों में जब हम लोग शुगर केन की खेती करते हैं। यस, बराबर बच्चों। आर्टिफिशियल मेथड आर यूज टू प्रोपोगेट डिजायर्ड वेराइटी, हमको जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है हम उसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं कोई भी तरीके से, कटिंग, टिश्यू कल्चर, बडिंग, ग्राफ्टिंग से। यस, क्योंकि ये हमारे विल में है ना, हमको किसको मल्टीप्लाई करना है या हमको किसको प्रोपोगेट करना है, ठीक है। एंड द वेरियस मेथड आर एज फॉलो, जिसमें कि एक कटिंग दी हुई है, यस, बराबर, और ग्राफ्टिंग दी हुई है। माइक्रो प्रोपोगेशन तो ऑलरेडी बता दिया है मैंने। कटिंग देखते हैं, तो कटिंग में कौन सी कटिंग हो सकती है साहब, स्टेम कटिंग हो सकती है, लीफ कटिंग हो सकती है और रूट कटिंग भी हो सकती है। देखो, रूट कटिंग भी हो सकती है। तो स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैव वन और मोर बड क्यों सर, ग्रोइंग पॉइंट होना जरूरी है ना, विदाउट ग्रोइंग पॉइंट क्यों कैसे ग्रो होगा, इसलिए जो आप कट ले रहे हो, स्टेम का कट ले रहे हो, रूट का कट ले रहे हो, उसमें वो ग्रोइंग पॉइंट दैट मीन्स बड होना जरूरी है। अब यहाँ पे वो फ्लावर की बड मत बोलो, बड का मतलब होता है ये वो पॉइंट होता है जिसमें एक ग्रोइंग पॉइंट होता है एंड कवर विथ इमेच्योर लीफ, उस चीज को बड बोलते हैं। यस, तो बड इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली में स्टेम, पर कई बार वो रूट के साथ या लीफ के साथ भी होती है। अब 11th होता तो पूरा क्लासिफिकेशन बता देता आपको बड का मैं, पर वो ग्रोइंग पॉइंट होना जरूरी है और वो ग्रोइंग पॉइंट के भरोसे तो नया पेड़ आएगा। यस, तो इसलिए बता रहे कि स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, उसमें एक या एक से ज्यादा बड होना चाहिए, क्योंकि उसी के बदौलत प्लांट आने वाला है, बाकी का तो पार्ट उसको सिर्फ खाना सप्लाई करने वाला है। वो बड ही रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होकर नया प्लांट बनाएंगी, ठीक है। तो फिर वो कटिंग स्टेम की, जिसमें एग्जांपल रोज बोगनविलिया, लीफ में ये सैंसवेरिया, यस, रूट में ब्लैकबेरी, और भी हो सकते हैं कुछ एग्जांपल बुक के ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आते हैं आपको, ठीक है, बुक के। यस, अगला है ग्राफ्टिंग। यस, बराबर बच्चों, अगला है ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग बड़ी मजेदार टेक्निक है। इसमें क्या, इस ग्राफ्टिंग में मजेदार बात है कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ लगाए। आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देख सकते हो, वैसे ये भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसा, ये सब कृषि उषि से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों, तो आपको अगर आपने बोल के सर्च मारा तो आपको रियल में ग्राफ्टिंग देखने मिल जाएंगी, बराबर। उसमें क्या होता है, एक पेड़ जो होता है, अब अगेन बच्चों जो ग्राफ्टिंग है ना, इट्स पॉसिबल ओनली आपका किस में, आपका डाइकॉट्स में। अब डाइकॉट्स में क्यों, क्योंकि डाइकॉट्स में आपका कैम्बियम होता है, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जो पेड़ है उसकी स्टेम को कट किया, यस, तो जो रूटेड, जो वो बाकी का पार्ट छोड़ दो, ये स्टेम को कट किया मैंने, तो जो रूट वाला पेड़ होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। उसमें क्या करूंगा मैं, दूसरे पेड़ की टहनी को जोड़ दूंगा, मैं दूसरे पेड़ के पार्ट को जोड़ दूंगा, बराबर। उसके दोनों के मैंने ऐसा सपोज इसको ऐसा कट के इसको दिया, ऐसा जोड़ दिया, टेप वेप से बांध दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों के जो वैस्कुलर बंडल्स है वो कनेक्शन में आ जाएंगे। यस, तो इसको तो इससे खाना मिल रहा है और ये अपने आप को आगे जिसमें भी मतलब आगे बढ़ जाएगा, तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो वो जो दूसरा जो पेड़ मैंने जोड़ा है वो दैट इज स्कियोन, ठीक है, स्टॉक स्कियोन। तो ये जो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ ग्राफ्टिंग। ये दूसरा पार्ट मैंने ग्राफ्ट जोड़ दिया। इसके जगह मैं कोई छोटा बर्ड भी जोड़ सकता है, जिसको मैं बर्ड ग्राफ्टिंग बोलूंगा। यस, इसके जगह मैं छोटा सा ऐसा नॉच बना दिया,
ऐसा कट कर दिया, ऐसा कट कर दिया, यहाँ पे वो कोई बर्ड ऐड कर दी, फिर वो बर्ड ने वहाँ पे प्लांट बना दिया, जो भी खाना पीना मिल रहा है वो उसको इस मदर प्लांट बॉडी से मिल जा रहा है। यस, तुम बोलोगे सर इसके फायदे क्या है? फायदे ही फायदे, बहुत फायदे हैं इसके। यहाँ दिए नहीं है, दिए नहीं करके मैं बताऊंगा भी नहीं ज़्यादा, फालतू कंफ्यूज होगा करके, पर फायदे है इसके, बहुत फायदे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बड़े पेड़ पे आप बहुत सारे छोटे पेड़ लगा सकते हो ना इस ग्राफ्टिंग टेक्निक से, और जो भी खाना पीना है वो उसको इस बड़े पेड़ से मिल जाएगा। आप बड़े पेड़ का खाना पीना समझ लो, इनको तो अपने आप ही मिल जाएगा उससे। और ऑब्वियसली ये अगर सपोज आम का पेड़ है और ये सपोज तो भी जाम का पेड़, तो इसमें जाम ही लगने वाली, क्योंकि उसका जेनेटिक कंटेंट थोड़ी चेंज हुआ है, वो सिर्फ खाना इससे ले रहा है, बाकी तो आप अपना जो काम करना वही करेगा ना, बराबर। इसकी जो ब्रांचिंग होगी वो जो उसकी ब्रांचिंग है वही होंगी। इस पे जो फ्लावर लगेंगे, सपोज ये जो भी स्टेम है, इस पे उसकी जैसी स्टेम आएंगे और उसी की स्पीसीज के आएंगे, उसका जेनेटिक कंटेंट थोड़ी चेंज हुआ है, बराबर क्या, उसकी जगह चेंज हुई है, न्यूट्रिशन वो अपने रूट से ना लेते हुए इससे ले रहा है, पर वो अभी भी वही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक बड़े पेड़ के साथ में आप लोग, और ये पेड़ अगर हेल्दी है तो ऑब्वियसली आप उससे बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, अगर उनको खाने पीने के वांदे हैं, वो छोटे पेड़ है तो। यस, तो ये नंबर ऑफ आजकल पॉसिबल तरीके हो गए, बराबर। तो ये है ग्राफ्टिंग। तो हियर द पार्ट ऑफ टू प्लांट आर जॉइंड इन सच अ वे दैट कि वो एक पेड़ जैसे साथ में है। इसलिए आपने कई बार देखोगे गुलाब के एक ही पेड़ पे लाल गुलाब भी लगता है, पीला गुलाब भी लगता है, वाइट भी लगता है, तो एक्चुअली वो अलग अलग उसकी ब्रांचेस है और वो इसी टेक्निक से जोड़ी गई है, समझे क्या? हाँ, तो इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ स्टेम containing more than one bud, that is scion, and joined to rooted plant, that is stalk, and the process called as a grafting। और वही अगर आपने scion के जगह अगर bud जोड़ दिया तो that is a bud grafting। yes, which only one bud is joined at the stalk, example apple, pear और rose। तो ये चीज है आपकी ग्राफ्टिंग। अगला है टिश्यू कल्चर। तो मैंने आपको बता दिया कि टिश्यू कल्चर में प्लांट का छोटा सा टिश्यू निकालते हैं और उस टिश्यू को लेबोरेटरी में प्लांट में डेवलप करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एक पूरी लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, पूरे सेटअप की जरूरत पड़ती है, इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम लगता है, हार्मोन्स लगते हैं, जिसके बारे में हमको एक पूरे चैप्टर में बढ़िया सी एक बड़ा सा लेक्चर बनता है टिश्यू कल्चर के ऊपर में। ठीक है, तो दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय बाय।